अच्छा बड़ी अभी हम देखेंगे कि वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ठीक है, वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अभी जैसे समझो कि ये इनकी बुक है भाई साहब, ये नोटबुक है इनकी, तो हम कैसे समझेंगे कि इनकी नोटबुक है? हाउ विल वी अंडरस्टैंड? हाँ, नहीं समझो यहाँ पड़ी हुई है, कैसे कैसे समझेंगे कि इसकी नोटबुक है? नाम, ठीक है। सो इसमें आपका एक नाम रहेगा। अगर मुझे आइडिया है कि आपका राइटिंग कैसा है, तो मैं शायद गेस वर्क करके बता सकता हूँ। जैसे आप लोगों में से कुछ शातिर लोग होते हैं जो एग्जामिनेशन के पेपर में अपना नाम नहीं लिखते हैं, ऐसा लगता है कि मुझे पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो नाम नहीं लिखते हैं, बट राइटिंग या जो नाम मिसिंग होगा ऑब्वियसली वो होगा। तो इस तरह से अगर आप देखोगे कैरेक्टरिस्टिक, हर चीज की एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो इसी तरह से जो वेव्स की बात हम कर रहे हैं, साउंड वेव्स की बात कर रहे हैं, इनकी भी एक कैरेक्टरिस्टिक होगी। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक मतलब इन चीजों से हम इनका मूल्यांकन कर सकते हैं। वी कैन एक्चुअली डिटरमिन व्हाट टाइप ऑफ अ वेव इट इज। ठीक है, ओके। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेव। अरे यार कहां चल गए? तो वी विल टॉक अबाउट कैरेक्टरिस्टिक। तो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक आता है वो है आपका वेवलेंथ। तो हमने उस दिन देखा कि भाई साहब वेवलेंथ होता क्या है? वेवलेंथ इज दिस डिस्टेंस। ठीक है, तो एक क्रेस्ट और एक ट्रफ मिलाकर एक वेवलेंथ होता है। ठीक है, तो अगर इधर से आपने आधा क्रेस्ट उठाया तो आधा क्रेस्ट इधर का, और ये एक ट्रफ, ये भी एक वेवलेंथ हो जाएगा। अगर आपने आधा ट्रफ उठाया है, एक पूरा क्रेस्ट और ये आधा ट्रफ, तो ये भी एक वेवलेंथ हो जाएगा। ऑल वेवलेंथ्स आर जनरली मेजर्ड इन मीटर्स। हालांकि जो साउंड वेव्स होता है या लाइट वेव्स होता है, ये बहुत स्मॉल वेवलेंथ्स का होता है। कभी कभी हम स्मॉलर यूनिट्स लेते हैं, जैसे नैनोमीटर। जैसे अगर आप देखोगे भाई साहब, यहाँ पे बहुत स्मॉलर यूनिट्स अगर हम लें वेवलेंथ को मेजर करने का, तो वेवलेंथ को हम मेजर करते हैं भाई साहब 1 नैनोमीटर से। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम, इस ऐसा ए बनाएंगे और उसकी मुंडी में ऐसा डालेंगे, इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। ये चार लिख लीजिए, ये जनरली हम वेवलेंथ को यूज करने के लिए ऐसे यूनिट्स भी कभी कभी यूज करते हैं। ठीक है, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर। ठीक है, दिस इज नोन एज नैनोमीटर। एन एम मतलब हो गया आपका नैनोमीटर। ठीक है, देन म्यू एम हो गया आपका माइक्रोमीटर। दिस इज नोन एज माइक्रोमीटर, एंड दिस इज बेसिकली एंगस्ट्रॉम यूनिट्स। एंगस्ट्रॉम यूनिट्स। ठीक है, ये हो गया आपका पीएम, दैट इज पिकोमीटर। दिस इज नोन एज पिकोमीटर। ठीक है, क्लियर है भाई साहब? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? दीज आर वेरी स्मॉल यूनिट्स, क्योंकि जो वेवलेंथ होते हैं भाई साहब, जितने भी वेव्स की आप स्टडी करते हैं, चाहे आप लाइट की वेव्स की स्टडी करें या साउंड की वेव्स की स्टडी करें, दीज आर वेरी वेरी स्मॉल। और अगर ये स्मॉल होते हैं तो हम इनको बहुत स्मॉल यूनिट्स में ही मेजर करते हैं। वी बेसिकली गेट देम मेजर्ड इन वेरी स्मॉल यूनिट्स। ठीक है, क्लियर? एनी क्वेश्चंस ऑफ पीपल? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए तो इसको मिटा दिया जाए। ओके, तो वन वेव इज इक्वल टू वन ऑसिलेशन। ठीक है, अभी आप जब ट्रांसवर्स वेव्स की बात कर रहे हैं तो क्रेस्ट और ट्रफ की बात करेंगे। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में क्या करेंगे भाई साहब? वन वेव विल बी इक्वल टू वन कंप्रेशन प्लस वन डिप्रेशन, वन कंप्रेशन प्लस वन डिप्रेशन। ठीक है, तो अगर ऐसा हो कि आपने हाफ कंप्रेशन उठाया तो वन डिप्रेशन प्लस हाफ कंप्रेशन। समझ में आ रहा है? अगर हाफ डिप्रेशन उठाया है तो वन कंप्रेशन प्लस हाफ डिप्रेशन, ये भी आपका एक वेवलेंथ हो जाएगा। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके ओके ओके। हम साउंड का जो प्रेजेंटेशन, साउंड भले ही कंप्रेशन रेरिफ्रैक्शन से ट्रैवल हो रहा है, लेकिन जब हम उसको पेपर एंड पेन में प्रेजेंटेशन करते हैं तो वी प्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ्स। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? वी आर प्रेजेंटिंग देम इन द फॉर्म ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रफ्स। तो दिस इज बेसिकली क्रेस्ट एंड ट्रफ। ये आपका कंप्रेशन रेरिफ्रैक्शन में रिप्रेजेंट होगा, कंप्रेशन रेरिफ्रैक्शन। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव compressions or two consecutive rarefactions is called a wavelength. It is measured in meters. इसको भाई साहब अपन मेजर करते हैं मीटर्स में। एम्पलीट्यूड, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन द मीडियम ऑन ईदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू। अभी देखो, साउंड में जो वेव्स होते हैं उसमें या आपके लॉन्गिट्यूडनल वेव मान लो या ट्रांसवर्स वेव मान लो, इसमें भाई साहब किसका किसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है? मीडियम पार्टिकल्स का।
भाई आपका भाई साहब अगर ट्रांसवर्स वेव है तो ट्रांसवर्स वेव जैसे वाटर वेव्स हो गए, तो मीडियम पार्टिकल्स ऊपर नीचे जा रहे हैं, ठीक है। जब साउंड में साउंड ट्रेवल कर रहा है तो मीडियम पार्टिकल्स आगे पीछे जा रहे हैं, सो देयर इज अ कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ मीडियम पार्टिकल्स। तो ये जो मीडियम पार्टिकल्स कैसे, जैसे साउंड में कंप्रेशन रेरिफ्रैक्शन हो रहा है, तो समझ लो ये एक मीडियम पार्टिकल है, ये टपक से इधर गया फिर वापस आएगा, फिर इधर जाएगा फिर वापस आएगा, ऐसे, ठीक है, एक ऑसिलेशन क्रिएट करेगा ये। किसी पेंडुलम को भाई साहब आप अगर स्ट्रिंग से लटकाकर उसको अगर भाई साहब ऑसिलेट करवाते हैं, इट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑसिलेशन और बेसिकली टू एंड फ्रो मूवमेंट, ठीक है। लेकिन आपके ईयर के कैपेसिटी उतनी नहीं है कि उसके साउंड को आप सुन पाए, ठीक है। द ऑसिलेशंस दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशंस ऑफ अ स्ट्रिंग पेंडुलम, ठीक है, दे आर आल्सो क्रिएटिंग साउंड, हाउएवर योर ईयर कैपेसिटी इज नॉट adequate enough or rather feasible enough to understand that, ठीक है। Okay, so the magnitude of maximum displacement of particle in the medium on either side of the mean value is called the amplitude of the wave। इसको अपन मेजर करते हैं भाई साहब मीटर्स में, इसको भी अपन मेजर करते हैं मीटर्स में, ये एसआई यूनिट है, दिस इज बेसिकली स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। फ्रीक्वेंसी भाई साहब क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, ठीक है। समझ लो भाई साहब एक सेकंड में कितने वेव्स गए, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आप भाई साहब लेट्स से ये पॉइंट ए पे हैं और आप ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, ये ठपाक से एक वेव गया, दो वेव गया, तीन वेव गया, एक सेकंड में कितने वेव्स गए, द नंबर ऑफ वेव्स दैट आर क्रॉसिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकंड आर नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो 1 सेकंड मतलब आपका क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, लेट्स से 10 वेव्स पर सेकंड, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 10 पर सेकंड। हम यहाँ पे वेव्स को किसी उसमें वेवलेंथ में नहीं लिख रहे हैं, 10 वेव्स पर सेकंड है, तो उसको अपन ऐसे लिखेंगे, इस पर सेकंड को अपन बोलते हैं हर्ट्ज, दिस इज नोन एज हर्ट्ज। इसको लिखने के दो तरीके हैं, देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 पर सेकंड, 10 पर सेकंड, या अभी आप इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, देखो 1/s मतलब क्या हो जाएगा, s⁻⁻1, क्या ही समझ में आ रहा है, जैसे 1/2 है, 1/2 है, इसको क्या लिखोगे, 2⁻⁻1, है कि नहीं, ठीक है। 1/5 है तो इसको क्या लिखोगे, 5⁻⁻1, इसीलिए 1/2 है तो इसको क्या लिखोगे, second⁻⁻1, तो दिस विल बी 10 second⁻⁻1, और इस second⁻⁻1 को अपन लिखते हैं हर्ट्ज, हर्ट्ज इज बेसिकली द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ठीक है। तो आपका हो गया 10 हर्ट्ज, ठीक है। सो दिस इज हाउ द फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड। तो फ्रीक्वेंसी की भाई साहब यूनिट क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी की यूनिट मतलब कितने वेव्स आ रहे हैं भाई साहब एक सेकंड में, द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, ठीक है, पर यूनिट टाइम is the frequency of the wave, और टाइम को अपन मेजर करते हैं सेकंड्स में, so the number of oscillations per unit time is basically the frequency of the wave, it is measured in the unit hertz। are we clear on this one people? Okay, तो आपका फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, देखो 1 अपॉन टाइम पीरियड। अभी आप बोलोगे बस टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड मतलब क्या है, देखो ये जो एक कंप्लीट वेव हो रहा है ना, एक क्रेस्ट और ये एक ट्रफ, इस वेव को ट्रैवल करने में जो टाइम लगता है इसको अपन बोलते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। द टाइम टेकन बाय अ वेव टू ट्रैवल अलोंग, ठीक है, वन वेवलेंथ के लिए जितना टाइम लगेगा एक वेव को ट्रैवल करने में, उसको अपन बोलेंगे टाइम पीरियड। जैसे आपका कंप्रेशन है और रेरिफ्रैक्शन है, एक कंप्रेशन और रेरिफ्रैक्शन को ट्रैवल करने में जो टाइम लग रहा है उसको अपन बोलते हैं, मतलब कैसा, देखो ये कंप्रेशन और रेरिफ्रैक्शन का सेट है, ये कंप्रेशन और ये रेरिफ्रैक्शन, तो ये पूरा सेट जो गया इसको ये यहां तक, यहां से स्टार्ट हुआ था ये कंप्रेशन और ये रेरिफैक्शन है, लेट्स से ये रेरिफैक्शन का एंड है और ये कंप्रेशन की शुरुआत है, तो ये वाला पॉइंट देख लो, अभी ये टपक कैसे गया, तो ये जो टाइम लगा क्रॉस होने में, एक कंप्रेशन और एक रेरिफैक्शन या एक वेवलेंथ को क्रॉस होने में जो टाइम लगता है उसको अपन बोलते हैं टाइम पीरियड। इसको कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है, क्योंकि हम यहाँ पे सीधा सीधा टाइम बता रहे हैं, तो इसीलिए इसका यूनिट क्या हो जाएगा, सेकेंड्स, ठीक है। द टाइम टेकन फॉर वन वेव टू पास थ्रू इज नोन एज द टाइम पीरियड, ठीक है। इसको और डीपली अगर समझना है तो ऐसे समझ लो भाई साहब, एक ऑसिलेशन, देखो ये है आपका भाई साहब लेट्स से एक पेंडुलम है, ठीक है। पहली बात तो पेंडुलम का ऑसिलेशन समझ लीजिए, एक ऑसिलेशन मतलब क्या होगा, देखो ये समझ लो आपका मीन पोजीशन है ए से ये गया भाई साहब मैक्सिमम पोजीशन कहां तक, बी, ठीक है। फिर भाई साहब ये क्या होगा, लौटेगा, फिर भाई साहब ये अपने आप जाएगा इस तरफ, ठीक है, लेट्स से सी पे, फिर भाई साहब लौटेगा, तो ए से बी, बी से ए से सी और सी से ए, दैट इज वन ऑसिलेशन, ठीक है। ए टू बी, बी टू ए टू सी, सी टू ए वापस, ये हो जाएगा आपका वन ऑसिलेशन, दिस इज वन
ऑसिलेशन, और इसमें जो टाइम लगता है उसी को अपन बोलते हैं टाइम पीरियड, विच इज मेजर्ड इन सेकेंड्स। ठीक है, ए टू बी, बी टू ए टू सी, ए टू बी टू ए टू सी एंड सी टू ए, ये हो जाएगा आपका भाई साहब वन ऑसिलेशन। और इसमें जो टाइम लगता है इसी को अपन क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके, सो दिस इज कॉल्ड द टाइम पीरियड। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके, तो आपका ये हो गया टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी वैसा एक दूसरे से रेसिप्रोकल है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन अपॉन टाइम पीरियड एंड टाइम पीरियड इज इक्वल टू वन अपॉन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का भाई साहब यूनिट क्या है, पर सेकेंड और हर्ट्ज, और टाइम पीरियड का यूनिट क्या है, सेकेंड्स। ठीक है, इसको लिख लीजिए भाई साहब, फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड आर बेसिकली inversely sorry, frequency are reciprocals of each other. ठीक है, frequency and time period are reciprocals of each other. ठीक है, डन 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 डन, हो गया भाई साहब, जल्दी 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 फटाफट। डन डन डन, तो v is equal to this, टाइम पीरियड आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड इज बेसिकली व्हाट, तो आपका 2 सेकंड्स, कभी कभी जो लार्जर वेवलेंथ होता है तो यहाँ पे देखो 5 सेकंड्स। तो व्हाट इज टाइम पीरियड, द टाइम टेकन फॉर वन वेव टू ट्रैवल थ्रू अ मीडियम, एक कंप्लीट वेव को मीडियम में ट्रैवल करने के लिए जो टाइम लग रहा है उसी को अपन बोलेंगे टाइम पीरियड। ठीक है, ओके, सो टाइम पीरियड इज व्हाट बच्चा पार्टी, द टाइम टेकन बाय टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस और रेरिफैक्शंस, ठीक है, टू क्रॉस अ फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द टाइम पीरियड ऑफ द वेव। ठीक है, फटाफट से लिख लीजिए भाई साहब, एक वेवलेंथ को ट्रैवल करने में जो टाइम लगता है उसी को अपन बोलते हैं टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय वन वेवलेंथ टू पास थ्रू इज कॉल्ड टाइम पीरियड। डन डन डन, चलो 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 भाई साहब, ओके, रिलेशन बिटवीन वेव फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूं और इसको जनरली आप याद रखोगे यूनिट से। ठीक है, तो समझ लीजिए भाई साहब, आपका वेवलेंथ क्या है, मैंने आपको क्या बोला, वेवलेंथ को किससे मेजर करते हैं आप, मीटर में मेजर करते हैं। ठीक है, वेवलेंथ को अपन मीटर में मेजर कर रहे हैं। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या हो जाएगा भाई साहब, पर सेकेंड। ठीक है, अगर मैंने मीटर पर सेकंड कर दिया तो ये किसका यूनिट हो जाएगा, स्पीड का। ठीक है, तो स्पीड, ये वाला v और ये वाला v अलग है भाई साहब, स्पीड विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, बस हो गया, ऐसे याद रखो। ठीक है, ये आपका क्या है भाई साहब, लैम्डा इज इक्वल टू, ये आपका यूनिट क्या है, मीटर, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, पर सेकेंड। अगर मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, दैट इज लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी कर दिया, तो इधर क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। और मीटर पर सेकेंड किसका यूनिट होता है भाई साहब, वेलोसिटी का, सिंपल ऐसे याद रखो। तो वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी ऑफ अ वेव इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, किसी भी वेव की जो वेलोसिटी होती है एक मीडियम में, दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा, दैट इज वेवलेंथ, इनटू इट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अभी जो फ्रीक्वेंसी होता है ये क्या होता है भाई साहब, फ्रीक्वेंसी हमको मालूम है 1 बाई टाइम पीरियड होता है, तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू लैम्डा इनटू 1 बाई टी, तो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई टी, ऐसा भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ये? ठीक है, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भाई साहब कौन सा किसके बराबर है, तो सिंपल आप लिख सकते हो भाई साहब, वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। आर वी क्लियर दो दिस वन पीपल? अब समझ में आता है? ओके ओके ओके, so speed is equal to distance upon time. If we consider the distance traveled by the sound wave in one time period, then we get speed is equal to wavelength upon time period, तो lambda by t। ठीक है, तो ये हो गया आपका भाई साहब, देखो, ठीक है, दिस वेलोसिटी विल बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। देखो कहीं कहीं पे आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका ऐसे दिया रहता है एफ के, या किसी किसी बुक में भाई साहब ऐसे भी दिया रहता है, इट मींस वन एंड द सेम थिंग। फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, ठीक है, एंड टाइम पीरियड इज द टाइम टेकन बाय वन वेव टू पास थ्रू। ठीक है, टाइम पीरियड होता है आपका कैपिटल टी, और टी इज इक्वल टू 1 बाई फ्रीक्वेंसी, ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 बाई एफ ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 बाई दिस ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके ओके ओके, तो स्पीड भाई साहब क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ।
स्पीड हो जाएगा आपका फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड जो है वो क्या दिखाता है, आपका लाउडनेस ऑफ द साउंड। तो अगर आपका साउंड बहुत लाउड है तो इसका मतलब आपने एम्पलीट्यूड को बढ़ा दिया है। आप देखते हो ना वो आपके बिल्डिंग में जब फंक्शन होता है तो एम्पलीफायर में भाई साहब साउंड को हम बढ़ाते हैं। एम्पलीफायर में हम साउंड को बढ़ा रहे हैं, क्यों बढ़ा रहे हैं? ठीक है, क्योंकि वो आपके साउंड के एम्पलीट्यूड को बढ़ा रहा है। आपने मोबाइल से कनेक्ट करके रखा है, समझ लीजिए, ठीक है, तो मोबाइल से जब आप कनेक्ट करते हो मोबाइल का आवाज कितना ही होगा, ठीक है, मोबाइल के स्पीकर का आवाज कितना ही होगा, लेकिन उसको आप एम्पलीफाई कर रहे हैं, मतलब आप उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, यू आर बेसिकली इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड। बाय इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड द लाउडनेस ऑफ द साउंड इंक्रीजेस। So if you happen to increase the amplitude, amplitude explains the loudness of a sound. So if a sound is soft, the amplitude is low. If a sound is loud, then the amplitude is high. ठीक है, clear है? तो आप देखो भाई साहब ये साउंड है, ये वाला है आपका एम्पलीट्यूड और ये वाला है आपका एम्पलीट्यूड। तो किसका एम्पलीट्यूड ज्यादा हुआ? इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा हुआ, तो इसका लाउडनेस भी ज्यादा होगा। ठीक है, दो साउंड है आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक का एम्पलीट्यूड दूसरे से ज्यादा है तो इसका लाउडनेस इससे ज्यादा होगा। क्लियर है? ओके ओके ओके, तो ये हो गया आपका एम्पलीट्यूड। दिस इज बेसिकली योर एम्पलीट्यूड, दिस इज योर एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड इज लेस, साउंड इज सॉफ्ट, एम्पलीट्यूड इज हाई, द साउंड इज लाउड। क्या ये समझ में आ रहा है? So the loudness of the sound is explained by its amplitude. The higher the amplitude, the louder will be the sound. ठीक है, ओके। दूसरा क्या है भाई साहब आपका पिच। व्हाट इज पिच? ठीक है, पिच एक्सप्लेन्स द श्रिलनेस इन साउंड। ठीक है, आपका जो श्रिलनेस होता है साउंड में, ठीक है, तो आपका वो एक्सप्लेन करता है। शॉर्टर वेवलेंथ, जैसे लड़कियों की आवाज जो होती है, शॉर्टर वेवलेंथ, हाइयर फ्रीक्वेंसी, पिच इज हाई। ठीक है, इनका भाई साहब पिच ज्यादा हाई होता है। ठीक है, पिच इज द श्रिलनेस। क्या आप आंखें मूंद कर, अगर एक लड़की चिल्ला रही है और एक लड़का चिल्ला रहा है, चिल्ला नहीं रहे, चलो दोनों बात कर रहे हैं, ठीक है, क्या आप बोल सकते हैं कि दिस वॉइस इज दैट ऑफ अ फीमेल एंड दिस वॉइस इज दैट ऑफ अ मेल? इवन इफ यू डोंट see those people, you can very well say that this is a female's voice and this is a male's voice. How can you say this? Because pitch is higher in female's voice. ठीक है, shorter wavelength, इसका wavelength भाई साहब short है, wavelength is shorter and higher is the frequency। भाई देखो फ्रीक्वेंसी क्या है? व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड। तो वेव लेंथ, ये आपका वेव लेंथ है, देखो ये ऐसा वेव लेंथ है। अगर ये छोटा हो गया तो 1 सेकंड में ज्यादा वेव्स जाएंगे कि नहीं? समझ में आ रहा है? इसको समझो, ये एक वेव लेंथ, ठीक है, ये एक वेव लेंथ यहां से यहां जा रहा है। अगर ये वेव लेंथ छोटा हो गया तो द नंबर ऑफ वेव लेंथ दैट विल पास थ्रू इन 1 सेकंड विल बी हायर। और अगर आपका नंबर ऑफ वेव लेंथ पासिंग इन 1 सेकंड इज हायर, इट मींस द फ्रीक्वेंसी इज हायर। और जिस चीज का फ्रीक्वेंसी हायर हो जाएगा उसका पिच हायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो अगर आप देखोगे फीमेल वॉइस जो है उसका पिच हायर है बिकॉज उसका फ्रीक्वेंसी हायर है। ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन द वोकल कॉर्ड्स। तो वोकल कॉर्ड्स इन मेल एंड फीमेल आर डिफरेंट, देयर साइजेस आर डिफरेंट। ये जो वोकल कॉर्ड्स हमारे यहाँ पे होते हैं जिससे आपका साउंड प्रोड्यूस होता है, आफ्टर यू क्रॉस द एज ऑफ प्यूबर्टी देयर साइजेस बिकम डिफरेंट। ठीक है, ऑल ऑफ अ सडन आप देखोगे मेल्स के वॉइस में बहुत भारीपन आ जाएगा। ठीक है, इफ यू सी वंस दे क्रॉस द एज ऑफ प्यूबर्टी the sound automatically changes, their voice changes। ठीक है, तो shorter wavelength higher frequency तो pitch is high, larger wavelength lower frequency and pitch is low। ठीक है, तो मेल्स का जनरली आपका लार्जर वेवलेंथ होता है, इसीलिए उनकी फ्रीक्वेंसी भी लो होती है एंड हेंस द पिच इज लो। क्लियर है भाई साहब? द पिच इज लो। सो पिच एक्सप्लेन्स द श्रिलनेस इन साउंड। तो जो आपका श्रिलनेस होता है या शार्पनेस होता है उसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो फीमेल वॉइस बेसिकली इज ऑफ अ lower frequency and hence the pitch is higher। ठीक है, सॉरी हायर फ्रीक्वेंसी एंड हेंस द पिच इज हायर। तो आपका जितना फ्रीक्वेंसी हाई होगा, फ्रीक्वेंसी जितना हाइयर होगा पिच भी उतना हाइयर होगा, फ्रीक्वेंसी जितना लो होगा पिच भी उतना लो होगा। पिच है आपका भाई साहब क्या? श्रिलनेस। ओके, सो व्हाट इज द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक दैट वी हैव फॉर साउंड? कहा हो गया भाई साहब, कहा हो गया, कहां गुस्सा हो गया? क्या हो रहा है ये?
Yeah.